नमस्कार। रेडी एग्जाम चैनल पर मैं विनय कुमार आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने इस श्रृंखला के अंतर्गत बाल विकास के बारे में चर्चा की थी। इसी क्रम में अब विकास की कुछ अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के बारे में जानना, इन अवस्थाओं की विकासात्मक विशेषताएं क्या हैं इनको समझना और इन अवस्थाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन आते हैं परीक्षा में। इसके अलावा इन अवस्थाओं में एक शिक्षक को किस तरीके से शिक्षण कार्य करना चाहिए यह जानना बहुत ही आवश्यक है। यह अवस्थाएं न केवल एक शिक्षक के लिए जानना आवश्यक है बल्कि अभिभावकों के लिए भी जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बालक का अधिकांश समय घर पर ही व्यतीत होता है। इसलिए इन अवस्थाओं के बारे में जानना आवश्यक है। तो आइए आज हम देखते हैं विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं यानी इनको कहें तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। अब देखिए, ये जो अवस्थाएं हैं ये अवस्थाएं कई हैं। जैसे इनमें जो प्रमुख अवस्थाएं हैं, सबसे पहले हम इसे कह सकते हैं प्रसव पूर्व अवस्था, या इसको गर्भावस्था भी कहा जा सकता है, कॉन्सेप्शन पीरियड, या इसको यह कह सकते हैं प्री नेटल स्टेज। ठीक है, गर्भावस्था कहें या प्रसव पूर्व अवस्था कह सकते हैं। इसके अलावा शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड स्टेज, और किशोरावस्था यानी एडोलसेंस की स्टेज। इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। प्रसव पूर्व अवस्था या गर्भावस्था कहें, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन अवस्थाओं पर हम लोग एक एक अवस्था के बारे में व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे कि शैशवावस्था में कितना टाइम पीरियड है, या बाल्यावस्था में कितना टाइम पीरियड है, किशोरावस्था में इसकी क्या मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं, क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी हेडिंग कह सकते हैं इन अवस्थाओं की या अवस्थाओं की विकासात्मक विशेषताएं। यह इसकी हेडिंग बना सकते हैं कि अवस्थाओं की विकासात्मक विशेषताएं। ठीक है, अगले इसमें हम लोग इसके महत्वपूर्ण कथन इनको देखेंगे, और आगे महत्वपूर्ण कथन के बाद इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षण किस प्रकार से शिक्षण व्यवस्था करनी चाहिए। अर्थात मैं यह कहूं कि एक अध्यापक को शैशवावस्था के दौरान अपनी कक्षा में किन विधियों का चयन करना चाहिए, बाल्यावस्था में किन विधियों का चयन करना चाहिए, और किशोरावस्था के लिए हमें किन किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सब पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा इन अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है, जैसे इनके शारीरिक विकास में,
विकास में, मानसिक विकास में, नैतिक विकास में, संवेगात्मक विकास में, या संज्ञानात्मक विकास में, इन सभी अवस्थाओं में परिवर्तन हमको दिखाई देता है। संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देता है। तो अब शुरुआत हम इन अवस्थाओं से करेंगे, एक एक के बारे में आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए एक एक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे जो पहली अवस्था होगी उसे हम पूर्व प्रसव अवस्था या गर्भावस्था कह सकते हैं। दोस्तों, ये जो पूर्व प्रसव अवस्था या गर्भावस्था है, इसका क्या टाइम पीरियड है, कहाँ से लेकर के यह कहाँ तक चलती है, इस सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं गर्भावस्था। देखिए, ये कहें कि गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसका सामान्य रूप से कहें कि यह समय जो अवधि है, अवधि की यदि हम बात करें तो सामान्य रूप से इसका जो समय पीरियड है वो कहें तो 280 दिन। ठीक है, 280 दिन, या यह कह सकते हैं 9 माह 10 दिन। और यदि इसको सप्ताह में आपको निकालना हो तो यह कह सकते हैं लगभग 38 से 40 सप्ताह, यह कह सकते। अभी मैंने मेरे प्रश्न को जरा ध्यान से सुनिएगा, यह हमने सामान्य रूप से कहा। ठीक है, कि अधिकांश परिस्थितियों में यह टाइम पीरियड रहता है, लेकिन मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि यह अधिकतम से अधिकतम कितना हो सकता है और कम से कम कितना हो सकता है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। यदि आप इसको, हम लोग अगली क्लास में मैं जरूर बताऊंगा कि ये अधिकतम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है। ठीक है, गर्भावस्था, या इसी को एक नाम और देते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। अगर विकास की बात करें कि विकास कहां से प्रारंभ होता है, तो कभी भी आप ये मत कहिए कि शैशवावस्था से। विकास की जो अवधि है, विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब आइए आगे शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज के बारे में बात करते हैं। शैशवावस्था, देखिए, इस शैशवावस्था के बारे में थोड़ा सा अवधि को लेकर के कई जो मनोवैज्ञानिक रहे उनमें थोड़ा सा मतभेद है। कुछ लोग इसको 0 से 2 वर्ष मान करके चलते हैं और कुछ 0 से 5 वर्ष तक के समय को, 5 वर्ष तक के काल को शैशवावस्था का काल मानते हैं। ठीक है, तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि यदि प्रश्न 0 से 2 वर्ष विकल्प दिया है तो 2 वर्ष लगाएंगे, या 0 से 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, इसे जन्म से कह सकते हैं, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष। तो प्रश्न को ध्यान में रखते हुए कि प्रश्न की स्वरूप कैसा है, प्रश्न का नेचर कैसा है, उस अनुसार आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप देखो, अब उस इस तरीके से देखेंगे तो बाल्यावस्था का भी समय पीरियड बदल जाएगा। यदि हम बाल्यावस्था को बर्बाद करेंगे तो वो 6 से 12 वर्ष हो जाएगा। अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो फिर आगे बाल्यावस्था हो जाएगा। देख लेते हैं, बाल्यावस्था क्या हो जाएगा कि 2 से
12 वर्ष इसके अनुसार, और अगर इसके अनुसार देखेंगे तो फिर ये 6 वर्ष से 12 वर्ष। आगे बाल्यावस्था पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि इसके भी 2 डिवीजन हैं, एक को हम लोग कहेंगे पूर्व बाल्यावस्था और एक को उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, फिलहाल अभी केवल शैशवावस्था पर चर्चा करते हैं। आज का जो मुख्य विषय होगा वो शैशवावस्था ही रहेगा, क्योंकि यह अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और इस पर जहां जहां से भी जैसे भी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले शैशवावस्था, इसकी विशेषताएं, कथन, महत्वपूर्ण कथन और शिक्षण व्यवस्था, इन 4 पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या विशेषताएं होंगी, कितने कुछ महत्वपूर्ण कथन होंगे, यहां पर हमें किस तरीके की शिक्षण व्यवस्था का कार्य करना चाहिए। देखिए, ये जो शैशवावस्था है इसे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। तो यदि हम एक लाइन में लिखें कि इसे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। ठीक है, माना जाता है क्योंकि सामान्यतः यह माना गया है कि बच्चे का विकास इस उम्र में सर्वाधिक होता है, चाहे शारीरिक विकास की बात करें चाहे मानसिक विकास की, क्योंकि इसकी तीव्रता जो है वो तीव्रता बहुत ज्यादा है। यह कह सकते हैं कि यह जीवन का आधार है, यह एक प्रकार का बेस है, यह आपको एक बेस देता है, जीवन का आधार है। ठीक है, और इसमें जो भी प्रभाव पड़ता है वो अमिट रहता है, वो मिटाया नहीं जा सकता। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि उस बालक पर प्रभाव या बालिका पर प्रभाव अमिट होता है। यानी हम ये कहें कि इस समय बालक में जो भी चीजें होंगी उसका प्रभाव उसके जीवन भर में दिखाई देगा और फिर उसे मिटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताओं पर हम लोग देख लेते हैं क्या इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हो सकती हैं। एक तो विशेषता यह कह सकते हैं कि इस अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता, यानी कि सबसे ज्यादा तीव्रता शारीरिक एवं मानसिक विकास में इसी अवस्था में हमको दिखाई देती है। सीखने में तीव्रता, बच्चा इस अवस्था में बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई भी चीज आप उसको सिखाएंगे वो बड़े आसानी से सीख जाएगा और फिर उसका प्रभाव उसके जीवन पर हमेशा दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि यह कहा जाए कि जो भी बच्चा सीखता है वो 6 वर्ष तक में लगभग अपनी जो आयु है उसकी बाल्यावस्था और किशोरावस्था की जो आयु है उसका 12 वर्ष में जितना सीखता है वो यहाँ पर 6 वर्ष में ही सीख जाता है। इसीलिए वैलेंटाइन महोदय ने इसको क्या कहा है, सीखने का आदर्श काल कहा है। यानी कि यह कहा है कि यह अवस्था सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैलेंटाइन वो वैलेंटाइन डे वाला वैलेंटाइन नहीं है, ठीक है, ये वैलेंटाइन महोदय। तो आप लिख सकते हैं वैलेंटाइन महोदय के अनुसार
सीखने का आदर्श काल, क्या कह सकते हैं? सीखने का आदर्श काल। ठीक है, हमने बताया कि इस अवस्था में सीखने में बहुत ज्यादा तीव्रता होती है, बहुत जल्दी बच्चा चीजों को सीख जाता है, इसीलिए वैलेंटाइन महोदय ने इसे सीखने का आदर्श काल बताया। ठीक है, यहां तक में कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, हम लोग आपके सभी कमेंट्स ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताओं पर बात करते हैं। एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें जिज्ञासा में तीव्रता या जिज्ञासा प्रवृत्ति। अब देखिए, आपने देखा होगा सामान्यतः सभी घरों में बच्चे होंगे, आप बच्चे के लिए एक खिलौना लेके आते हैं और मुश्किल से वो खिलौना 2 दिन तक नहीं चल पाता और उसको वो तोड़ देता है। क्यों? क्या वजह है? वजह उसकी यही है कि उसको जिज्ञासा है कि इसके अंदर क्या है, वो उस तोड़ करके फेंक करके उसको ये देखना चाहता है कि आखिर उसमें क्या है, हर चीज के बारे में वो जानना चाहता है। और अपने अभिभावकों से वो प्रश्न भी पूछता है कि जैसे कह सकते हैं कि बारिश रोज क्यों नहीं होती है, रोज होनी चाहिए, बारिश कैसे होती है, ये क्या चीज, वगैरह वगैरह तमाम तरीके के प्रश्न उसके मस्तिष्क में आते हैं। लेकिन यहाँ पर अभिभावकों को भी ध्यान में रखने वाली बात यह है कि उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उन्हें सही उत्तर देने की आवश्यकता है। एक अध्यापक को भी इस बात की ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति को हमेशा बनाए रखें और उसको सही तरीके के आंसर दिए जाएं, उसकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए। कई अभिभावक ये होते हैं कि कई अभिभावक ये करते हैं कि उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति है और जैसे ही उसने उस खिलौने को तोड़ा, खिलौने को तोड़ने के बाद उसको पिटाई कर देते हैं। तो कृपया ऐसा ना करें। ठीक है, ये देख सकते हैं जिज्ञासा की प्रवृत्ति। तो एक इसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रमुख विशेषता हो सकती है। दूसरा, दोहराने एवं अनुकरण की प्रवृत्ति। मतलब किसी भी चीज को बच्चा बार बार दोहराता है और आपकी सारी एक्टिविटीज का वो अनुकरण करता है। अनुकरण का मतलब यहां पर यह है कि जैसे एक बच्चे ने, आप जब किसी चीज से बोतल में पानी भरते हैं, जैसे ये बोतल है, इस बोतल में अभी खाली है, इस बच्चे ने आपको नल से पानी भरते हुए देखा, तो देख करके वो वापस आप जब रख देंगे तो जब भी आप वो होगा तो वो बोतल लेकर के उसी नल से भरने की कोशिश करता है, यानी वो उन चीजों का अनुकरण करता है। आप चाय पीते हैं, चाय को पीने के से पहले आप थोड़ा सा फूंकते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे भी ऐसी ही गतिविधियां करते हैं, यानी कि आपकी सारी गतिविधियों का अनुकरण करते हैं। ठीक है, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। अर्थात अध्यापक को भी यहां पर इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कक्षा कक्ष के दौरान ऐसी गतिविधियां करें जो बच्चे सही तरीके से उसका अनुकरण कर सकें। ठीक है, तीसरी जो विशेषता है इसमें स्वप्रेम की भावना, इसी को नार्सिसिज्म कह देते हैं। हालांकि नार्सिसिज्म आधा जा होगा और फिर ये मा हो जाएगा, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। ठीक है, यानी कि सेल्फ लव, खुद के प्रति प्रेम। आप देखते होंगे कि जैसे 2 बच्चा है, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, 2 बच्चों में से अगर मां ने अपने बच्चे को नहीं लिया और दूसरे के बच्चे को गोदी में ले लिया तो तुरंत उसमें एक भावना आती है कि अरे मुझे क्यों नहीं लिया, यानी कि वो अपने से ज्यादा किसी और को प्यार नहीं करता, उसके अंदर
स्वप्रेम की भावना होती है। लेकिन जब ये स्वप्रेम की भावना की तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब हम उसको नार्सिसिज्म की समस्या कहते हैं। और यदि ये नार्सिसिज्म बड़ों में भी दिखाई दे तो उसे हम डिसऑर्डर कह सकते हैं, एक प्रकार नार्सिसिज्म का विकार। जैसे सामान्यतः कुछ लोगों का मानना होता है कि मेरे अलावा संसार में कोई भी सुंदर नहीं, ठीक है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं, मैं नहीं तो कौन बे, ठीक है। तो ये जो प्रवृत्ति है ये नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहलाएगी, ठीक है। तो अब आपने 3 विशेषताओं को देखा। आगे इसमें फ्रायड ने, मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड, इन्होंने इस अवस्था को एक और विशेषता बताई कि इस अवस्था में काम प्रवृत्ति की भावना जागृत होती है। काम प्रवृत्ति, दोस्तों ये जो काम प्रवृत्ति है इनकी जो अभिव्यक्ति है वो वयस्कों की तरह नहीं है, और इसमें 2 तरीके की भावना ग्रंथियां हैं, जिसमें लड़कों में ओडीपस ग्रंथि और लड़कियों में इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। ये दोनों सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में कि इन ग्रंथियों के वजह से विपरीत जेंडर के प्रति आकर्षण सामान्यतः इस अवस्था में दिखाई देता है। यानी कि लड़कों में प्रेम भाव को ओडीपस ग्रंथि कह सकते हैं और लड़कियों में प्रेम भाव को इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। और ये दोनों चीजें हैं, ये काम प्रवृत्ति है जो सिगमंड फ्रायड थे, फ्रायड ने यूनानी पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर प्रस्तुत किया है, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, इसको आप ऐसे देख लीजिए, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, ओडीपस ग्रंथि या इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और क्या विशेषताएं हो सकती हैं इस अवस्था में। अनेक विशेषताएं हैं। इसमें एक विशेषता यह होती है कि नैतिकता का अभाव, नैतिकता का अभाव, यानी कि एक बच्चे में नैतिक अनैतिक का कोई भाव नहीं होता है। उसको किसी कार्य को करने में जो संतुष्टि मिलती है, जो आनंद मिलता है, वही उसके लिए नैतिकता होती है। अर्थात हम ये कहें कि उसमें नैतिक और अनैतिक गुण विद्यमान नहीं होता है, ठीक है। वैसे हम नैतिकता का मतलब सामान्यतः यह समझते हैं कि जो चीज समाज में मान्य है, सही है, उसे हम नैतिक कह सकते हैं, और जो समाज को स्वीकार नहीं है वो अनैतिक हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं कि यहां पर इस अवस्था में बच्चे में नैतिक और अनैतिकता का भाव नहीं होता है, ठीक है। यहां तक में आप समझ लीजिए। आगे सामाजिक भावना का विकास, सामाजिक भावना का विकास, यह भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि प्रारंभिक वर्षों में इसका अभाव रहता है, लेकिन जब अंतिम वर्षों तक आते आते बच्चे में सामाजिकरण, सामाजिकता की भावना विकसित हो जाती है। या हम ये कहें कि पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिकता की भावना ज्यादा दिखाई देती है। इसलिए हम लोग जब बाल्यावस्था को पढ़ेंगे तो वहां एक शब्द आएगा गैंग एज, समूह की अवस्था। बच्चा उस समय समूह में ही रहना ज्यादा पसंद करता है। अभी इसमें प्रारंभिक अवस्था में इसका अभाव रहता है, ठीक है।
अभाव, लेकिन अंतिम समय अवस्था आते आते यह सामाजिकता हमको दिखाई देने लगती है। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट, कोई समस्या तो बताइए, हम इसको अभी भी आपके डाउट सारे क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब संवेगों का प्रदर्शन, यहां से सीटेट वालों ने प्रश्न पूछा जा चुका है कि संवेगों का प्रदर्शन बच्चा किस प्रकार से करता है। ठीक है, तो संवेगों का प्रदर्शन देखिए, जन्म के समय बच्चे में केवल और केवल एक ही संवेग होता है, उत्तेजना। ठीक है, हर कार्य के पीछे उसके एक उत्तेजना होती है, लेकिन 2 वर्ष आते आते 2 वर्ष तक सभी संवेग आ जाते हैं। अभी जब बच्चा 2 वर्ष से छोटा है तब आप उसको कोई भी चीज दे देंगे, उसको डर नहीं लगेगा। जैसे आपने छोटा बच्चा है, 2 वर्ष से पहले 1 साल का बच्चा है, आप उसको सांप पकड़ा दीजिए, उसके अंदर भय नाम का कोई संवेग ही नहीं उत्पन्न हुआ है, तो ना तो वो डरेगा। ठीक है, या आप कहीं भी उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ना उसमें डर है, ना उसमें प्रेम की भावना है, ना उस तमाम तरीके के जो ये संवेग हैं। अभी हम लोग 14 मूल प्रवृत्तियों के सापेक्ष 14 प्रकार के संवेगों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग उस पर बताएंगे कि संवेग क्या क्या होते हैं। तो इस समय संवेग केवल एक ही उत्तेजना नामक संवेग है। ठीक है, धीरे धीरे 2 वर्ष की अवस्था तक आते आते उसमें क्रोध, प्रेम, भय, डर, ये सारे संवेग विकसित हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे इनके कुछ ये विशेषताएं थी, तो यहां तक में आपने विशेषताओं पर देख लिया। अब हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण कथनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम लोग कुछ शैशवावस्था की महत्वपूर्ण कथन हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये वही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से लगातार बनते हैं। तो देखिए, एक है इसमें वैलेंटाइन महोदय। वैलेंटाइन में इन्होंने कहा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो बच्चा है शैशवावस्था की एज में है, उसमें सीखने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन महोदय ने कहा है। ठीक है, इसी प्रकार से सिगमंड फ्रायड ने, ये जो मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड थे, ठीक है, इन्होंने कहा कि व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वो वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। इसका मतलब कि व्यक्ति का मानसिक विकास, शारीरिक विकास उसका 4-5 वर्ष में सबसे ज्यादा तीव्र होता है, इसलिए जो कुछ भी उसको बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष की अवस्था में बन जाता है। वॉटसन महोदय कह रहे हैं, जेबी वॉटसन, उन्होंने कहा कि शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा, 2 शब्द ध्यान रखिए, एक सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक पाई जाती है। यानी कि जैसा कि ये वैलेंटाइन कह रहे हैं कि सीखने का आदर्श काल है, इसी प्रकार से कुछ कुछ ये कह रहे हैं सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इसी प्रकार से थॉर्नडाइक महोदय कह रहे हैं कि 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। यह भी स्टेटमेंट वाइज परीक्षा में पूछा जा चुका है, यूपी टेट की परीक्षा में। ठीक है, गैसल कह रहे हैं कि प्रथम 6 वर्ष में बालक बाद के 12 वर्षों का दुगना सीख जाता है। यानी कि जितना 12 वर्ष का दुगना करें और वो उतना बाद में नहीं सीख पाता जितना कि 6 वर्ष की अवस्था में सीख जाता है। प्रथम 6 वर्ष में बालक बाद के 12 वर्षों का दुगना सीख जाता है। ठीक है, गुड एनफ इन्होंने क्या कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार, ये मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्षों की आयु तक हो जाता है। यानी इसको एक प्रकार से बेस कहा जाता है, इसको एक आधार कहा जा सकता है कि शारीरिक मानसिक विकास बालक का इस उम्र में तीव्र होता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वैलेंटाइन, फ्रायड महोदय, वाटसन, थॉर्नडाइक, गैसल, गुड एनफ, इन्होंने
जो भी महत्वपूर्ण कथन कहे हैं इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब इसमें एक बात और है कि इस दौरान, इस अवस्था में एक अध्यापक को शिक्षण कार्य किस तरीके से करना चाहिए। आपने इसकी प्रमुख प्रमुख विशेषताएं देख ली कि इसमें सीखने की प्रवृत्ति अधिक होती है, इसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, सीखने का यह आदर्श काल माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आखिर एक शिक्षक को किस तरीके से वातावरण रखना चाहिए। अब इसमें देखिए, एक शिक्षक को खेल खेल में शिक्षण, खेल खेल में शिक्षण करना चाहिए। यानी कि बच्चे को कभी यह एहसास नहीं होने पाए कि उसको पढ़ाया जा रहा है। वो खेल के दौरान, कहानियों के दौरान, कविताओं के दौरान इस तरीके से शिक्षण कार्य करें ताकि रुचि पूर्वक बच्चे को रुचि बनी रहे कक्षा में। उसे कभी यह एहसास ना हो कि मैं इस कार्य को जो है पढ़ रहा हूं। हम खेल रहे हैं, खेलते खेलते ही उसने धीरे धीरे से चीजों को सीख लिया। जैसे आप लोग अब अक्सर उसको करके बताएं चीजें। सामान्यतः क्या होता है, अध्यापक इस अवस्था में व्याख्यान विधि का प्रयोग करते रहते हैं, व्याख्या दे रहे हैं, लेकिन वो व्याख्या बच्चे के लिए नीरस हो सकती है। एक अध्यापक पढ़ा रहा है फ्लो और फास्ट। अब फ्लो और फास्ट को पढ़ाने के लिए बच्चा बता रहा है, अध्यापक फ्लो मतलब धीमा, फास्ट मतलब तेज, ये आप उसको रटा रहे हैं। बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि आप उसको कहें कि फ्लो और फास्ट, फ्लो और फास्ट। यदि जब आप करके उसको बताएंगे तब वो बच्चा बेहतर तरीके से, आसान तरीके से सीख पाएगा। दूसरा, शिक्षक छात्र कक्षा में घुल मिल कर रहें। यानी कि बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं स्कूल में पढ़ रहा हूं, और उसमें एक स्कूल के प्रति जो डर का भाव है वो डर का भाव निकल जाना चाहिए। ठीक है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो ताकि वो बच्चा इंटरेस्ट से आकर के स्कूल में पढ़े, डरावना नहीं हो। आपने पता चले कि बच्चे की जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, अध्यापक से बार बार प्रश्न पूछ रहा है, अध्यापक ने डांट के कहा चुप रहो तुमको कुछ नहीं आता है, तो यह उसमें एक प्रकार से हीन भावना उसके अंदर आ जाएगी। तो ऐसा एक शिक्षक को कभी नहीं करना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, सोचने और विचार करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करें। बहुत जल्दबाजी में शिक्षण नहीं करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि सामान्यतः बच्चे सोचने में थोड़ा सा समय लेते हैं, तो उनको सोचने का पूरा मौका देना चाहिए। ठीक है, उन्हें बार बार चीजों को विचार करने पर, रटाएं नहीं, क्योंकि रटने की प्रवृत्ति सामान्यतः देखी जाती है कि अध्यापक किसी चीज को बार बार रटा देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब वो रट रहा है, वो कभी उस पर विचार नहीं कर पा रहा है कि यह 2 से कैसे 4 हो रहा है। तो इस दौरान बच्चे को अवसर पर्याप्त मिलने चाहिए। विद्यालय का जो वातावरण है वो घर के वातावरण से जोड़ना, यह भी इसमें कहा जा सकता है कि विद्यालय का वातावरण घर के वातावरण से जोड़ना। इसका मतलब यह है कि जैसे बच्चा घर में बिना डरे चीजों को सीखता है, रहता है, इसी प्रकार से विद्यालय का भी इस प्रकार से वातावरण होना चाहिए ताकि उसको भय जैसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए। और विद्यालय में अध्यापक बच्चे को प्रश्न पूछने का अवसर दे सके कि वो अधिक से अधिक अध्यापक से प्रश्न पूछ सके ताकि उसकी जो भी जिज्ञासाएं हैं उनको शांत किया जा सके। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हमने इसमें जो शैशवावस्था थी, शैशवावस्था के बारे में पढ़ा, शैशवावस्था का टाइम समय क्या है, शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषताएं क्या हैं, इसके महत्वपूर्ण कथन क्या क्या हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, और इसमें शिक्षण कार्य किस तरीके से एक शिक्षक को करना चाहिए। और मैं यह बार बार कहूँगा कि यह न केवल शिक्षकों के लिए जानना आवश्यक है बल्कि अभिभावकों को भी इसकी विशेषताओं के बारे में जानना चाहिए कि आखिर इस अवस्था में विद्यार्थी में
क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अभी हम लोग अगले वीडियो में इसके कुछ और चीजों के बारे में देखेंगे, जैसे इसमें संवेगात्मक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, शारीरिक विकास कितना होता है, इसकी लंबाई कितनी होगी, भार क्या होगा, मस्तिष्क का भार क्या होगा, हड्डियां कितनी होंगी। इस तरीके के जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं शैशवावस्था के दौरान, उनको हम लोग आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप लोग देखते रहें चैनल को, इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहें और एक लाइक तो जरूर ही करें। ठीक है, धन्यवाद।